वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कोई भी तरह के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इस तरह से फ्रेम में किए जाते हैं जिससे कि उनको मैनेजर्स को अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में हेल्प मिल सके। तो आइए हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। देखिए, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ब्रॉड होते हैं जिसमें कि जनरल गाइडलाइंस दी होती हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं होती, जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स की डिसीजन अपने वो ले सकें डिफरेंट सिचुएशंस पे और उनके अपने बिहेवियर सही किए जा सके, उनके बिहेवियर मेंटेन करे जा सके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। देखिए, नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइंस मींस ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि एक मैनेजर्स के लिए एक वे देते हैं, एक वे परफॉर्म करने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं जिससे कि मैनेजर्स अपने जो भी ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म आसानी से कर सकें। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी से यहाँ पर मतलब है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो कि सब जगह पर एप्लीकेबल होते हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशंस में उनसे हेल्प ली जा सकती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो या बड़ी हो, जैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सब पर एप्लीकेबल हो। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स कि जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इस तरह से फ्रेमवर्क किए गए हैं कि इनकी जो है जब कभी ज़रूरत हो जहाँ पर चेंजेस भी किया जा सके। आज का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही डायनेमिक है और उस डायनेमिक इन्वायरमेंट में डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वो अपनी तरह से चेंज कर सकें। नेक्स्ट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चूँकि प्रिंसिपल्स और ये मैनेजमेंट जो है ये साइंटिफिक बेस्ड होता है, तो इस तरह से इनको प्रोपाउंड किया गया, इस तरह से बनाया गया कि बहुत सारी प्रैक्टिसेज और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही इनको, सफल परीक्षण के बाद ही इनको जो है इफेक्ट में लाया गया है और इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की गई है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंटिफिक बेस्ड होता है। जैसे साइंस में कोई ना कोई कारण होता है और उसके बाद उस कारण की वजह से उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, उस चीज़ से इसको रिलेट करने के बाद ही उसे लाया जाता है, उसे एप्लीकेबिलिटी करी जाती है। इसी तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियर। चूँकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज वो सोसाइटी से ही आते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस प्रकार से बनाए गए हैं कि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को, जो कि जो सोसाइटी के लोग हैं, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनसे कैसे वर्क लिया जाए, उनसे किस तरह से काम कराया जाए कि उन्हें अच्छे से अच्छी उन्हें फैसिलिटी भी दी जा सके और ग्रुप टास्क को परफॉर्म किया जा सके, गोल को अचीव भी किया जा सके। और नेक्स्ट इज कंटिजेंट। कंटिजेंट फंक्शन क्या कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो हमने सोचा है वैसे ही हो। मैनेजर को सिचुएशन देख करके ही काम करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर लें तो भले ही हमने कहा है कि जहां पर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क नहीं, वहां पर स्पेशलाइजेशन की नीड हो, तो मैनेजमेंट को और मैनेजर को ये डिसीजन लेना होगा कि यहाँ पर किस तरह की जरूरत है और उस हिसाब से उसको चेंजेस करने होंगे। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रेम्स करे गए हैं, ये प्रिंसिपल्स एक गाइडलाइन है, एक फ्रेम है जिसको देख करके मैनेजर्स बाहरी दुनिया से रियलिटी में कंपेयर कर सकें। जैसे कि जो प्रिंसिपल्स उसके द्वारा अचीव करे गए, जो पढ़े गए, उनके द्वारा प्रिंसिपल्स जो ट्रेनिंग में उन्हें लिए गए हैं, उनको वो रिलेट करके और जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशंस है उसको कोप कर पाए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट कैसे होता है? मैनेजमेंट को ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च से जोड़ा गया है कि ऐसे नहीं कोई मैनेजमेंट में आए। मैनेजर्स जो जनरली होते हैं, आजकल ऐसे डिग्रीज है, चाहे ग्रेजुएशन में देखिए तो बीकॉम है, बीबीएस है, बीबीए, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में देखें तो एमबीए वगैरह, ये सब क्या है, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन इसमें दी गई, मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी गई, मैनेजमेंट के बारे में एजुकेशन और रिसर्च दिया गया। उसके बाद ही अगर ये लोग काम करते हैं तो परफेक्ट वर्क
कर पाते हैं। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ये भी इंपॉर्टेंस है कि ये सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सोसाइटी से ही लोग आते हैं और आज जागरूकता का समय है। जागरूकता समय में सब लोग ये जान चुके हैं कि कंपनियों की, ऑर्गेनाइजेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो सोसाइटी को हेल्प करें। सोसाइटी को हेल्प कैसे कर सकते हैं? एम्प्लॉइंग मोर जॉब्स, मतलब कि जॉब्स दे करके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके भी वो सोसाइटी को हेल्पफुल हो सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दूसरी बात क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज आते हैं, जो वर्कर्स आते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम को डेवलप कर सकें, उन्हें फेयर रेम्युनरेशन कर सकें, फेयर रेम्युनरेशन दे सकें और उनका जो वर्क एरिया है वो हाइजीनिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो ये भी कहता है कि देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं काम करेंगे या फिर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, उसमें दोनों तरह के रिसोर्सेज होंगे। मैन रिसोर्सेज यानी ह्यूमन बीइंग भी होंगे और वहाँ पर क्या होगा, नॉन मैन मीन्स मटेरियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी हेल्प से कोई चीज़ बनाई जाएगी। तो देखिए दोनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल होते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि भले ही आपने कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग्स लगा लिए, अगर मटेरियल अच्छा नहीं है तब भी उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और गोल्स नहीं अचीव हो पाएंगे। और भले ही आपने मटेरियल्स, मशीन्स बहुत अच्छी रखी हैं, अगर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, ट्रेंड, वेल ट्रेंड नहीं है, तो वो गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजन। देखिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो बेस्ड है फुली साइंटिफिक है, और साइंस क्या होता है, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जिसकी बेसिस पर कुछ चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस पे निकल करके आती हैं और उनको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिल जाती है, उन्हें फॉलो किया जाता है। इसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो जाती है और वह साइंटिफिक डिसीजन पर बेस्ड होते हैं। बहुत बार उन पर परीक्षण करने के बाद ही उन्हें तय किया जाता है कि ये यूनिवर्सल हैं और फुली एप्लीकेबिलिटी है। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कि ये मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है। मतलब इन्वायरमेंट को देख करके, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल, अब जैसे साइंस है, साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो रिजिड हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे हैं, वो जो है फ्लेक्सिबल हैं। जब जरूरत पड़ती जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैनेजर उन सिचुएशन को देखते हुए और रिक्वायरमेंट को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए अपनी चीज़ों को, अपनी टेक्निक्स को, अपनी टास्क को और अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं उनमें चेंजेस वो कर लेता है। अब बात करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यानी कि मैनेजमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके इस योगदान को सबसे ज़्यादा ही सराहा गया है। तो देखिए हेनरी फ्यूल के बारे में कि 1841 में इनका जन्म हुआ और ये 1925 में इनकी डेथ हुई। ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इन्होंने माइनिंग में जो है एक सेंट एटेनी कॉलेज से इन्होंने माइनिंग में इंजीनियरिंग करी थी, जो कि 1860 में, और 1860 में ही इन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन किया था और इसके बाद वहाँ से वो बढ़ते बढ़ते उसी कंपनी में 1888 में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुँचे। जिस टाइम पर इन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था उस टाइम पर वो उस कंपनी की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इवन वो बैंकरप्सी में थी, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से, अपने प्रिंसिपल से, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने उसका भाग्य बदल दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि जब वो 1918 में रिटायर हुए तो उस टाइम पर वो कंपनी बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी। तो इस तरह से इन्होंने जो अपनी जो हेल्पफुल डिसीजन से और अपने प्रिंसिपल जो इनके थे, इन्होंने मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल यानी कि योगदान दिया। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ऐसे हेनरी फ्यूल के ऐसे 14 प्रिंसिपल्स जो कि इन्होंने डेवलप किए और मैनेजमेंट को जो है काफ़ी दिन के लिए, काफ़ी समय के लिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए अपना जो है इन्होंने अनवरत योगदान कर दिया है इसमें। तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही फेमस है और मैनेजमेंट में जो भी इन्होंने हेल्प किया है, जो भी अपना योगदान दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशंस और मैनेजमेंट और ये एजुकेशन सिस्टम भी इनके इस योगदान के लिए उनका ऋणी रहेगा। तो
तो आइए हम पढ़ते हैं इनके 14 प्रिंसिपल। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एस्पिरिट, डिकॉर्स। तो पढ़ते हैं इन्हें हम डिटेल में। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स एंड ईच जॉब मस्ट बी असाइंड टू ए ट्रेंड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म इट। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। उनका कहना है कि वर्क को सेवरल टास्क में, छोटे छोटे ग्रुप्स में या जॉब्स में उसको डिवाइड कर दीजिए और जो भी उस काम के लिए स्पेशलिस्ट हैं उन स्पेशलिस्ट से उस काम को कराया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि गोल्स को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा और उनको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया जा सकेगा। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंगली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। इस बात को एक एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि अगर किसी भी ऐसे फोरमैन को इन्होंने काम दिया है, यानी कि मैनेजर्स अगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है उसको कि आपको दिन भर में 50 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, लेकिन उसके बाद में 50 यूनिट्स बनाने के लिए वो उससे ये नहीं बताता है या उसको डायरेक्शन नहीं देता है, अथॉरिटी नहीं देता है कि वो उसके लिए मटेरियल स्टोर से निकाल लेकर के आएगा और उसके बाद उसे बनाएगा। अगर ये नहीं होगा तो वो जो भी फोरमैन है वो इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना ही चाहिए। Third is discipline. Discipline refers to obedience to rules and regulations of the organization, which is necessary for systematic working of the organization. हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो भी मैनेजर्स हैं और उनके एम्प्लॉयज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सब के बीच में और उन सब का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उनके ओबीडियंस में नहीं रहेंगे तो फिर जो भी डिसिप्लिन यानी कि जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में मुश्किल हो जाएगी। तो इन सबको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। इसके अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने कहा है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका एक ही बॉस होना चाहिए, यानी उस बॉस से ही उनको डायरेक्शन मिले, उस बॉस के ही उनको कमांड मिलना चाहिए, जिससे कि वो उनके अंदर किसी तरह का कोई भ्रम ना हो, किसी तरह कोई कन्फ्यूजन ना हो और अपने वर्क को वो परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स। तो एक प्लान होना चाहिए और जिसका एक हेड हो, एक हेड को लेकर के, एक प्लान को लेकर के अगर पूरा ग्रुप, जो ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, तभी उसका 100% यूटिलाइजेशन हो सकेगा उन रिसोर्सेज का और उन एम्प्लॉयज की एबिलिटीज़ का 100% यूटिलाइजेशन हो सकेगा। नेक्स्ट इज 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग आते हैं, लेकिन उन सब का एक इंटरेस्ट और उनके सबके अलग अलग इंटरेस्ट को एक ही गोल्स की तरफ जो है फार्मूलेट करना होगा। उनके सबके जो इंटरेस्ट हैं उनको स्पेशल इंटरेस्ट को, जनरल इंटरेस्ट को जो है वो जनरल इंटरेस्ट में चेंज करना होगा। उनकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन जो है उनका मेन ही एम, एक ही एम होना चाहिए कि कैसे भी गोल्स को अचीव करे जाएं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह से हम ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि कैसे भी करके, यानी कि जनरल सबऑर्डिनेशन आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा फेयर सिस्टम होना चाहिए रेम्यूनरेशन का, सैलरी जो भी वेजेस एंड सैलरीज यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऐसा फेयर होना चाहिए जो कि सुटेबल हो एम्प्लॉयज के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ऐसे इंसेंटिव तय किए जाने चाहिए जिससे एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज को ऐसा लगे कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो सेफ फील कर सके, सेल्फ स्टीम फील कर सके
और जिससे वो ईमानदारी से ऑनेस्टली वर्क कर सके। तो इंसेंटिव सिस्टम्स होने चाहिए, फेयर सिस्टम होना चाहिए रेम्यूनरेशन के लिए। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन से मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट है। अब परचेज डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट के लिए परचेजिंग करता है और सारे डिपार्टमेंट को एक ही डिपार्टमेंट यानी परचेज डिपार्टमेंट के को अप्रोच करना होगा किसी भी गुड्स को ऑर्डर करने के लिए, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन वहीं अगर सारे डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दे दिया जाए कि आपको जो भी गुड्स परचेज करने हैं वो आप स्वयं परचेज कर सकते हो अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन के अपने फायदे हैं क्योंकि सेंट्रलाइजेशन से एक ही जगह पर सारी बातें हो जाएंगी, एक ही जगह से सारे काम हो जाएंगे, सारे वर्क, सारी चीज़ें, और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि टाइम बचेगा और जो भी अलग चीज़ें, एक तरह से सारा सामान एक साथ अगर लाने हो एक ही डिपार्टमेंट को तो उसके लिए बल्कि भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेंगे। तो दोनों के अपने ही फायदे और नुकसान हैं। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक सिस्टम होना चाहिए, एक चेन होनी चाहिए जिसमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है कम्युनिकेशन के लिए एक चेन होना चाहिए, जिससे कि जब कभी ज़रूरत पड़े तो एम्प्लॉयज अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर से बात कर सके, अपनी बातों को रख सकें, जो भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से उनको डिसीजन लेना हो तो वो कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ पर स्केलर चेन में गैंग प्लैंक भी होता है। गैंग प्लैंक से मतलब ये होता है कि जब कभी ज़रूरत हो तो एक डिपार्टमेंट के सेम अथॉरिटी लेवल के मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के सेम अथॉरिटी लेवल मैनेजर से बात कर सकें। नेक्स्ट इज ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो ऑर्डर से यहाँ पर तात्पर्य है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर जगह पे एक सूटेबल पोजीशन पर एक इंडिविजुअल होना चाहिए, एक एम्प्लॉय या एक स्टाफ, या आप यूँ कह सके कि एक बॉस होना चाहिए, और जो प्लेसेस, जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी हैं। अदरवाइज क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को वर्क करने में काफ़ी परेशानी आएगी, उसे किसको रिपोर्ट करना है और वो पर्सन कहाँ पर मिलेगा, तो इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज इक्विटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन एमंग द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स, बिलीफ और नेशनलिटी। इक्विटी मतलब समानता संबंधी। समानता संबंधी क्या है कि एक राइट होना चाहिए, सारे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो किसी भी तरह के रिलीजन से, लैंग्वेज उनकी हो, कास्ट हो, सेक्स हो, या कोई भी तरह के बिलीफ हो या नेशनलिटी, इसकी बेसिस पर उनके साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको एक नज़र से देखना चाहिए और उन पे काम पे उन्हें फोकस करना चाहिए, उन्हें एकीकृत करना चाहिए, इंटीग्रेट करके ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट टू अचीव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता तो ये नुकसानदायक होता, वहीं कहीं पर अगर गुड्स का यानी मटेरियल टर्नओवर होता है तो वो अच्छा माना जाता है। मटेरियल टर्नओवर से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सेल हो रहा होगा वहाँ पर और प्रॉफिट भी बढ़ रहा होगा। वहीं कहीं अगर आप देखें लेबर टर्नओवर की बात करें तो लेबर टर्नओवर एक नुकसानदायक बात होती है। लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जिन भी लेबर्स को आप एक बार ट्रेंड करते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हो और किसी भी कारण से, चाहे उनको किसी भी उनके अपने पर्सनल प्रॉब्लम से या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम से अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं तो इससे क्या होती है, जो भी ट्रेनिंग की कॉस्ट लगती है और अदर जो भी उनको ट्रेंड करने के बाद उनसे जो हेल्प मिल रही होती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाएंगे तो उससे क्या होगा, आने वाली समस्याएं बढ़ जाएंगी। ना सिर्फ उनसे नुकसान होगा जो आपका मटेरियल यानी कि नॉन ह्यूमन गुड्स हैं, जैसे कि मटेरियल है, मशीन है, उन सबको पर भी काफ़ी नुकसान आएगा। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए और इसके लिए ऐसे रेम्यूनरेशन इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि लंबे समय तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो टिके रहें, जिससे कि मैनेजमेंट और
वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर शुड बी इनकरेज एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फ्यूल ने ये एक अच्छा सा प्रिंसिपल इन्होंने ऐड करा है इसमें कि जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अक्सर जो भी बॉस हैं या जो भी डायरेक्शन देने वाले हैं, जो मेन एम्प्लॉयज़ हैं या आप कह सकते हैं कि सुपीरियर हैं, वही उनको ही ऐसा नहीं सोचना होना चाहिए कि वही सब कुछ जानते वही सब कुछ कर सकते हैं। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग जो भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं और उनको इनकरेज करा जाना चाहिए कि किसी भी तरह का अगर इनोवेटिव उनके पास प्लान है और उनको एक्शन में लेना चाहिए, उनके प्लान्स को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप में उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी एक मौका देना चाहिए। और लास्ट वन इज 14 एस्पिरिट द कॉर्प्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी एमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ में एक टीम स्पिरिट की भावना लेकर के चलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैनेजर्स को चाहिए कि वो उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में चेंज करे और उनके जो टीम स्पिरिट है उसको बढ़ाए। उनको ये चीज़ नहीं समझ में आना चाहिए कि वो अकेले हैं और उनके जो भी उनके वर्क हैं उनको सबको साथ में लेकर के और ग्रुप गोल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.